टीचर है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम, अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है, उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या, तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपये, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपये हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती है चोरी होती है जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या, मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है। नड़ी ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಆಚರಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಹಬ್ಬ, ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ। जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन हर चीज़ में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 करोड़ रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना, और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनका हक है, उनको वापस मिले। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार करे तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं। तो सामान्य मानवी को विश्वास होता है यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा, और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा ठीक है मेरा 2 पैसा नहीं ले पाए, ठीक है 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की है, ये उसको मैसेज जाएगा जी। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उसके बेसिस पर, आपकी लीडरशिप के बेसिस पर, आपके गुजरात के ट्रैक रिकॉर्ड पे बेसिस पर 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, अब भी वो लड़ाई क्यों चल रही है? पहली बात, हम ख़त्म क्यों नहीं कर पाए इसको? दूसरी बात है कि विपक्ष कहती है कि ICE, इनकम टैक्स, CBI और ED, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि क्या ये संभव है कि सिर्फ हमारे ही नेता भ्रष्ट हैं? क्या बीजेपी के कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी की कर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रही है? तो इस पर अगर आप रिस्पॉन्ड करें। हमारे देश में चर्चा का रूप कैसे बदलता गया। पहले सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक फैशन थी, लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने बड़े सफेद दूध जैसे दिखाई दे रहा। जब से मैं आया हूं तो पोल खुलने लगी है कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्हीं के हाथ पैर में गड़बड़ है।
अब ये चीज़ें सबूतों के सामने आई हैं। अब उनको लगा है कि हम भी जो उपदेश देते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अब दे नहीं पाएंगे, तो उनका बोलना बंद हुआ। बोलना बंद हुआ तो उनको लगता है कि यार पहले तो हम भी भ्रष्टाचार को गाली दे करके अपनी वो कर लेते थे, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कोई मुझे कहे भाई 2014 में मुझसे मीडिया क्या पूछता था कि भाई 2014 में आप भ्रष्टाचार पे इतने आरोप लगा करके आए, एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे ये पूछा जाता था एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं किसी को बदला तो लेना नहीं चाहता था, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सरकार में खुली छूट दी थी कि कानूनन तरीके से जो भी चीज़ें हैं बारीकी से वेरीफाई कीजिए, और अगर मेरी पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का होगा, पॉलिटिकल होगा या नॉन पॉलिटिकल होगा, व्यापारी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा, ड्रग माफिया होगा कि गन माफिया होगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं मेरी अपनी टीम, सरकार की सिस्टम का मेरे यही वाक्य होते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू किया और मुझे गालियां सुननी पड़ रही थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ नहीं निकाला नहीं। जैसे एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते, शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था। और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूँ, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको देखा है निकट से, मैं ये बातें गले मेरे नहीं उतरती थी, और इसलिए मैं सीरियस था कि भाई रियलिटी क्या है। और सरकार में आने के बाद मुझे सुविधा थी। हम धीरे धीरे करते देखे तो 17 में 18, 19 बाद में धीरे धीरे करके चीजें, अब जब 1.25 लाख करोड़ रुपया दिखता है आपको अटैच, आपको कैश के ढेर दिखते हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि ईडी सीबीआई गलत कर रही है? मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी को खून से रंगे हुए चाकू के साथ पकड़ा, फिर आप कहेंगे कि ये पुलिस गलत है, गलत आदमी को पकड़ा है, कैसे गले उतरेगा जी? देश देख रहा है जी। और इसलिए मैं मानता हूँ, दूसरा मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जी, इतने साल में रहा। आपको याद हो मेरे यहाँ अमर सिंह चौधरी लीडर तो अपोजिशन थे, जी, उनका ऑफिशियल बयान था कि भाई मोदी जी पर हम बाकी सब करेंगे, लेकिन हम उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये लीडर तो अपोजिशन का, और वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई मोदी जी पर ऐसी बात नहीं कर सकते, उनकी सरकार पर भी नहीं कर सकते, ये उनका बयान था। एक बार गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर आरोप लगाया कि मोदी के पास 250 पैर कपड़े हैं। तो उसी दिन मेरी एक पब्लिक मीटिंग थी तो मैं पब्लिक मीटिंग में मैंने बोला, मैंने कहा मेरा सुना है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरे पास 250 पैर कपड़े हैं। मैंने कहा उसमें या तो 2 गलत है या 5 गलत है, लेकिन चलो मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ, मैं पब्लिकली कहता हूँ कि भाई ठीक है, चलो उन्होंने कहा तो मान लेता हूँ मेरे पास 250 पैर कपड़े हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जिसके दामाद के पास 250 एकड़ लोगों की दबाई हुई ज़मीन है, वो मुख्यमंत्री चाहिए, कि 250 पैर कपड़े वाला चाहिए? आपको 250 करोड़ रुपया विदेशी बैंक में जमा किया हुआ किसी रिश्तेदार का, वो मुख्यमंत्री चाहिए, कि 250 कपड़ों वाले? पब्लिक बोल रही थी हमें 250 कपड़े वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तब से एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, कांग्रेस के लोगों ने मुझ पे ऐसे आरोप लगाने की गलती नहीं की। तो तीसरे कार्यकाल में ये भ्रष्ट जो हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है और जो है अभी भी, जिन पर हुई नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ऐसा है, मेरा मैसेज मेरी सरकार का एक विजन स्टेटमेंट होता है। मेरा मैसेज मेरे व्यक्तिगत वैल्यूज से जुड़ा होता है। मेरा मैसेज मेरे कमिटमेंट से जुड़ा होता है। और इन तीनों विषय में मेरा एक कमिटमेंट है कि मेरे देश में ये बेईमानी का खेल बंद होना चाहिए, देश को आगे बढ़ना है। तो और आज आपको संतोषजनक जिंदगी जीने के लिए
ये चोरी लूट करने की जरूरत नहीं है जी। अब देखिए काला बाजारी धीरे धीरे वो विषय खत्म हो रहा है। इरेलीवेंट हो रही जी। लगभग, वरना आज से 20 साल पहले 15 साल पहले काला बाजारी आती थी। जी जी जी। अब बहुत रेयर केस में कभी काला बाजारी की बात आती है। जैसे काला बाजारी की दुनिया से हम मुक्त हो रहे हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मैं न्यायाधीश तो हूं नहीं, मैं सजा नहीं दे सकता हूं, नहीं मैं पुलिस वाला हूं कि मैं अरेस्ट कर सकता हूं। मैं सरकार को सूचना दे सकता हूं कि मेरी सरकार है, उसका करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है, जीरो कॉम्प्रोमाइज। जीरो टॉलरेंस। कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए। लेकिन एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन दूसरा आपको मेहनत करके सॉल्यूशन भी देने पड़ते हैं। जी जी जी। सिर्फ मैं उपदेश दूं और डंडा चलाते रहे लोग हमारी सरकार वाले, इससे नहीं चलता है। जैसे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करीब 35-40 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गया। अब ये 35-40 लाख करोड़ रुपया, अगर राजीव गांधी ने जो कहा था 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है, तो 40 लाख करोड़ का क्या हुआ होता भाई? शायद 30 करोड़ तो निकल नमक जितना भी नहीं पहुंचा होता। आज वो पूरा का पूरा पहुंच, 1 रुपया निकलता है 100 पैसा पहुंचता है। लेकिन रातों रात नहीं हुआ है जी। मुझे जनधन अकाउंट खोलने के लिए मैं हर दूसरे दिन बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था, मेरे अफसरों की मीटिंग करता था कि गरीब का बैंक अकाउंट खुला के नहीं। फिर आधार भी देखिए इतनी पवित्र चीज, और सभी सरकारों ने कैसे उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जब मेरी सरकार आगे बढ़ने लगी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अड़ंगे डाले, भांति उन्हीं लोगों ने डाले, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने डाले। फिर मोबाइल डिजिटल इंडिया मेरी मूवमेंट, तो आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट, ये ऐसे ट्रेनिंग, और ये मेरे मन में डिजाइन क्लियर थी, कोई बाद में नहीं आई। उसका आज परिणाम है कि ट्रांसपेरेंसी आई। उसी प्रकार आप देखिए गरीब आदमी भी आज रेडी पट्टी वाला भी QR कोड रखता है, इवन मंदिरों में भी QR कोड मिलेगा। मतलब फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है जी। ये जब बढ़ता है तब लीकेज का, करप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इवन इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक आप ले सकते कैश। मैंने कानून बनाकर इसको शायद 2,500 कर दिया, 2,000-2,500 कर दिया। क्यों भी कैश मैंने कम किया। फिर मैंने 2,000 के नोट खत्म कर दी, 1,000 के नोट खत्म कर दी। ये क्यों किया कि जो नोटों के बंडलों का खेल चल रहा है वो मुझे बंद करना है। यानी एक के बाद एक मैं कदम भी ले रहा हूं पॉजिटिवली। तीसरा विषय है जैम पोर्टल मेरा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को लाखों रुपए की चीजें खरीदनी पड़ती है, लाखों करोड़ की खरीदनी पड़ती है, वो अब जैम पोर्टल पे है। गरीब से गरीब आदमी अपनी एक चीज सरकार को भेज सकता है जी। कोई टेंडर की ये ओपन है, सब चीजें ओपन है, सारे चीजें ऑनलाइन ऑक्शन होने लगी। तो ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है, तो सरकार ने भी पॉजिटिव चीजों पर जितना ज्यादा बल दे सकते